हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पावर तक कंप्लीट कर दिया था और आज हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से कितने टाइप के इफेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मीनिंग है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो वो वायर गर्म हो जाता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या बताता है, ये हमें सेकंड चैप्टर में मेनली पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताता है कि अगर किसी कंडक्टर में हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद जो कंडक्टर होगा वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। ठीक है, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप कोई आयरन नेल लो, उस पे कॉपर के वायर को बाउंड कर दो और उस कॉपर के वायर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराओ, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे, अगर ऐसा आप करते हो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो आयरन नेल है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। कैसे पता चलेगा कि वो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है? तो वो अपने पास के आयरन फीलिंग्स को क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और फिर ये जो मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ये टेम्प्रोरी होता है, मीन्स जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक वो कंडक्टर एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट को फ्लो करना हमने स्टॉप कर दिया तो वो जो कंडक्टर जो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा था वो मैग्नेट बिहेव करना भी स्टॉप कर देगा। थर्ड है हमारा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे हम एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही कर पाते हैं। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे इस लेक्चर में हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मीन्स वही है कि जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग हाई रेजिस्टेंस के वायर से फ्लो करवाते हैं तो जो हाई रेजिस्टेंस वाला वायर होता है वो क्या होता है, हॉट हो जाता है और हीट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक बात है कि हम बोल रहे हैं हाई रेजिस्टेंस के वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं तभी आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट में क्या रिलेशन है? तो हाई रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, मीन्स यहाँ से ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन क्या होता है। रेजिस्टेंस का जो मेन फंक्शन होता है टू अपोज द करंट, करंट को अपोज करना। ठीक है, ये इसको सेम हम पढ़ सकते हैं जैसे कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की तरह देख सकते हैं रेजिस्टेंस को। जैसे फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करता है, वैसे ही जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट में, जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसका मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना। ठीक है, हम लोग जब जानते हैं कि जब मैकेनिकल वर्क होता है मीन्स मोशन होता है, कोई मूव हो रहा है, कोई मशीन मूव कर रही है, तो क्या होता है जब मशीन को कुछ टाइम तक मूव कराते हैं, हाथ से ही मूव करवा रहे हैं या किसी भी तरीके का उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ये हीट एनर्जी में। क्यों हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि जो मशीन जो होती है उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। फ्रिक्शन क्या करता है, उस मशीन के मोशन को, मूवमेंट को अपोज करता है, तो उस मशीन को फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में ही जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। सेम अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के मोशन को अपोज करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है,
उस मोशन मीन्स उस रेजिस्टेंस के जो अपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करती है। तो उसके अगेंस्ट वर्क करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। ठीक है ना, सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यही यहाँ पे लिखा हुआ है, When an electric current is passed through a high resistance wire, जैसे मैंने बताया हाई रेजिस्टेंस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, जो रेजिस्टेंस वायर होती है वो हॉट हो जाता है और हीट को प्रोड्यूस करने लगता है। उसके बाद लिखा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो वर्क करना पड़ता है अपोजिशन के अगेंस्ट, अपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट, हमें वो मोशन को अपोज कर रहा है बट हमें मूवमेंट करवाना है, तो जो हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं वो वर्क जो होता है उसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब वर्क करना है तो आप वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। ठीक है, Q को कैपिटल Q भी लिख सकते हो, स्मॉल q भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। बट आपको पता होना चाहिए जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हो उस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है, उस सिंबल का मीनिंग क्या है। आप Q के प्लेस पे A लिख दो बट आप फिर बता दो कि A क्या है। ठीक है ना, बट जनरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको Q से डिनोट करते हैं, कभी कभी कैपिटल Q से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो W इक्वल टू वी क्यू, ये कहाँ से आया? ये आया आपके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं जो V होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? W बाई Q होता है। तो यहीं से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ठीक, अब इसके बाद आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट से I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो यहाँ पर से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I टी। ठीक, अब यहाँ पे Q के प्लेस पे I टी को रिप्लेस करते हैं, V इंटू आई टी। अब हायर रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, हायर रेजिस्टेंस के वायर में बार बार रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसका मीन्स है इसका जो एक्सप्रेशन होगा, वर्क का एक्सप्रेशन आएगा उसमें भी रेजिस्टेंस का टर्म होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? V जो है उसको रिप्लेस करना होगा। V को रिप्लेस करना है तो हम ओम्स लॉ का यूज करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ। तो यहां पर से V को भी रिप्लेस करते हैं। W इक्वल टू हो गया, V के प्लेस पे हम लिख देंगे आई आर और I और T तो पहले से प्रेजेंट था, तो W इक्वल टू हो गया I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है। टोटल वर्क डन कितना हो रहा है ये आपका बता रहा है W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये एज्यूम कर ले जितना भी वर्क हो रहा है वो कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर वर्क जो डन हुआ वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वर्क के जगह पे हम लोग हीट एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो W के प्लेस पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। H इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को जो आपका आया है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस एक्सप्रेशन के बेस पे लॉ ऑफ हीटिंग को बताया था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ
ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है ये जानते हैं। ठीक है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या है, H जो डिनोट कर रहा है हीट एनर्जी, I डिनोट कर रहा है करंट ऑफ द वायर, R डिनोट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड T डिनोट कर रहा है टाइम टू, कितने टाइम तक जो करंट है वो R रेजिस्टेंस के वायर में फ्लो हो रहा है, और ये क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये पता चल गया हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसके बाद देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। यही है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। अब ये लॉ क्या बताता है, हीट एनर्जी, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम में रिलेशन कैसा है। देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, जो हीट एनर्जी है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। जो हीट एनर्जी होती है वो गिवन रेजिस्टेंस के करंट का, जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, मीन्स अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और करंट को डिक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सेम एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। करंट गिवन है, वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है उसके पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वायर का तो वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस कम है वायर का तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। फिर है थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो द रजिस्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है वायर में। अगर ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है मीन्स टाइमिंग ज़्यादा है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा होगी, और कम टाइम तक प्रोड्यूस हो रहा है, कम टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है तो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी। हम देखते हैं घर में जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं वो ज़्यादा देर तक अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो वो हीट हो जाते हैं, मतलब वो गर्म हो जाती है। इसका रीजन क्या है, उसका रेजिस्टेंस तो कम है। जैसे फैन हम चला रहे हैं, फैन का यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका कम है, उसमें जो कंपोनेंट यूज हो रहा है उसका रेजिस्टेंस कम है, बट टाइम ज़्यादा टाइम तक चला देंगे तब पर भी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बॉक्स बना देते हैं, सबको बॉक्स में बना देते हैं। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड 10 सेकेंड इन 5 ओम रेजिस्टेंस। 200 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक 5 ओम रेजिस्टेंस में 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के लिए जब उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर के क्रॉस। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, H इक्वल टू H की वैल्यू गिवन है 200 जूल। टाइम कितना गिवन है, T इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, रेजिस्टेंस R कितना गिवन है 5 ओम। हमें क्या फाइंड करना है, ये रेजिस्टेंस है, सपोज इस रेजिस्टेंस के 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं और V इक्वल टू होता है IR। मीन्स कहीं से अगर हमें इस करंट जो फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हमें हमारा मेन एम क्या है, करंट फाइंड करना।
तो करंट फाइंड कर लेते हैं। H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। ठीक, सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। I स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, I इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, I की वैल्यू होगी 2 और R की वैल्यू 5 गिवन है, तो ये यहाँ पर से हमारा क्या हो गया 10 वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसका एप्लीकेशन जान जाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, उसका मेन फंक्शन क्या है, जब वो हीट हो जाता है तो उससे क्लॉथ को हम लोग आयरन कर लेते हैं। और उसके बाद है रूम हीटर, ठंडी के सीजन में, विंटर सीजन में हम लोग रूम हीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क कैसे करता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या रूम हीटर हो गया और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन या रूम हीटर वर्क कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन या फिर रूम हीटर में जो होता है वो, उसमें हाई रेजिस्टेंस के वायर लगे होते हैं, हाई रेजिस्टेंस के वायर की कॉइल लगी होती है। ये जो हाई रेजिस्टेंस के वायर की कॉइल लगी होती है किसका बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का क्यों बना होता है, इस क्योंकि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब नाइक्रोम का बना है, जब इसमें हम लोग करंट पास करवाते हैं तो वायर के थ्रू करंट पास हो रहा है, तो वायर के थ्रू जब करंट पास हो रहा है उस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और हमने यहाँ से देखा था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज़्यादा होगी, तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन या फिर रूम हीटर जो होता है उसका जो कॉइल होता है वो रेड हॉट हो जाता है, और उस समय जब रेड हॉट होता है मीन्स रेड कलर का दिखने लगता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर से आप जान सकते हो कि 900 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब कितनी लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही एक एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब जो इस टाइप का फिगर का होता है, ऐसा बल्ब होता है ना, इस टाइप के बल्ब को बोलते हैं फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब। इस फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन, ये जो फिलामेंट है इस टाइप का आप देखते हो एकदम थीन वायर सा होता है, वो क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है और उसको फिलामेंट बोलते हैं। टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं, जैसे उसमें नाइक्रोम का यूज कर रहे थे, नाइक्रोम का क्यों यूज कर रहे थे, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होता। अब ब्रेक हो गया तो वायर अगर ब्रेक हो जाएगा तब तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट का वायर यूज करते हैं जिससे जो करंट हो वो फ्लो कर पाए। करंट फ्लो होगा, करंट भी तो फ्लो करने की जरूरत है, तो करंट ज़्यादा टाइम तक फ्लो हो, वो मेल्ट ना हो। तो यहाँ पे हम टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये जो बल्ब है इसको ग्लास, ये इस टाइप का जो होता है वो ग्लास का बना होता है, उसको बोलते हैं ग्लास बल्ब। और इसमें आर्गन गैस, जो इसमें आर्गन गैस रहती है। ठीक है, तो आर्गन गैस क्यों रहती है, आर्गन गैस इसलिए वजह से रहती है कि जो टंगस्टन होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कभी कभी इसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। तो जो टंगस्टन होता है वो आर्गन गैस जो होती है, टंगस्टन जो होता है वो आर्गन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जब रिएक्ट नहीं करता है तो ये जो टंगस्टन का हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है। इवेपोरेशन प्रोसेस भी होना स्टार्ट हो जाता है टंगस्टन का, इसी वजह से हम लोग इसमें ऑक्सीजन यानी एयर पास ना करवा के आर्गन गैस को इसमें फील कर देते हैं।
ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं तो उस वायर के थ्रू इस टंगस्टन फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट आता है। टंगस्टन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, और हीट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन फिलामेंट वो वाइट हॉट हो जाता है, और 2500 डिग्री सेल्सियस तक 2500 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट हो जाता है। उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका फिलामेंट का टेम्परेचर वो 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और लार्ज अमाउंट में इसको क्या करना रहता है, हीट हमें प्रोड्यूस करने लगता है, हीट देने लगता है। इसी वजह से जो आज के टाइम में हम लोग फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज नहीं करते हैं, इस वजह से यूज नहीं करते हैं कि ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। बल्ब का यूज तो हम किसके लिए करते हैं, लाइट के लिए करते हैं, बट ये जो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हीट प्रोड्यूस करता है। और ये किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। ठीक, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं मेन सप्लाई के साथ सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करने का रीज़न ये है कि अगर हमारे घर में जो एक फिक्स करंट होता है, मतलब ये फिक्स होता है कि इतने करंट से अधिक करंट फ्लो नहीं होगा, अगर इससे अधिक करंट फ्लो होगा तो आपका जो मेन सप्लाई है वो मतलब वो बर्न हो सकती है, या फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो आपके खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अब सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं ये अभी हम बताएंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो हमारा फ्यूज वायर होता है, यानी एक थीन वायर होता है, और इस थीन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हायर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होने लगता है तो यहाँ पे ये जो थीन वायर है रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाता है तो ये वायर का जो होता है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। बट ये जो वायर है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से बना हुआ है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आपका करंट फ्लो नहीं कर पाता है, और इसके बाद ही हम बोले थे ना सीरीज में कनेक्ट होता है, इसके बाद ही हमारा मेन सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ से करंट ब्रेक हो गया, सॉरी वायर ब्रेक हो गया, तो आपका करंट फ्लो नहीं कर पाता है, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारे मेन सप्लाई में करंट नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो सेफ रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता दिया कि जो फ्यूज वायर होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसकी लो होती है, जिससे कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो वायर ब्रेक हो जाए। और इसको हम लोग सीरीज में ही कनेक्टेड करते हैं। सीरीज का ही तो ये फंक्शन होता था कि अगर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ब्रेक हो गया, खराब हो गया, तो दूसरा भी वर्क नहीं करता है। तो जैसे ही फ्यूज आपका वर्क करना बंद कर देगा वैसे ही मेन सप्लाई में भी जो करंट है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। बट अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते तो फ्यूज अगर खराब भी हो गया है, वो ऑफ भी हो गया, वर्क नहीं भी कर रहा है, फिर भी मेन सप्लाई में करंट आपका जाता रहता, और आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, कि फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।